दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए थ्योरेटिकल क्लासेस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की वीडियो सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत शक्ति के सिद्धांत का अर्थ, मान्यताएं, आलोचना एवं महत्व को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी फैक्ट को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। तो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, जहां पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस प्योरली पूछी जाती है, उन सभी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स की, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से तैयार किया गया है त्रुटि रहित तरीके से, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से एक वीडियो वाइज आप सभी की पीडीएफ आप सभी को मिलती रहेगी। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राज्य के उत्पत्ति से संबंधित कई मत निकलकर सामने आते हैं। जैसे इसके पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को, और उसके बाद आता है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत। तो आज इस सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जैसे सारी चीजें आप सभी को आसानी से समझ में आ सकें। तो राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति का सिद्धांत है, उसके अन्य नाम जो हैं, बल प्रयोग का सिद्धांत भी जाना जाता है उसे, और युद्ध का सिद्धांत के नाम से भी उसे जाना जाता है। बल प्रयोग का सिद्धांत क्यों? क्योंकि इसके समर्थक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति का सिद्धांत है वो बल प्रयोग के द्वारा ही निर्मित हुआ है, और ऐसे में राज्य की रचना जो है वो बल के आधार पर हुई है। इसे बल प्रयोग के सिद्धांत के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। वहीं युद्ध का सिद्धांत इसलिए क्योंकि इसके विचारक ये भी मानते हैं कि युद्धों के परिणाम स्वरूप जो है वो राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को युद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो प्रमुख समर्थक हैं, ओपेनहाइमर हैं, डेविड ह्यूम हैं, ग्रेगरी सप्तम हैं, जैक्स गुम्पलोविच हैं, ट्रीट्स्के हैं, एरिफ काफमैन हैं, स्मॉल तथा वार्ड आदि जो विचारक हैं वो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और ये सभी विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो शक्ति के आधार पर हुई है या बल प्रयोग के द्वारा की गई है। अब इस सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं और तथ्यों को। तो शक्ति के सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है वरन एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। तो एक तरीके से कहा जाए तो राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत था दैवीय सिद्धांत, वो जो मानता था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं शक्ति के सिद्धांत ने खंडन किया है। और शक्ति का सिद्धांत मानता है कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है वरन एक मानवीय संस्था है। यानी यह सिद्धांत ये जरूर मान गया है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, इसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है और जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। वहीं आगे ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार भी है। यह सिद्धांत मानता है कि बल प्रयोग के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और वर्तमान समय में जो राज्य का अस्तित्व बना हुआ है यह बल प्रयोग के कारण ही बना हुआ है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का निर्माण शक्ति के बल पर हुआ है। पहला व्यक्ति वह होगा जो समाज का शक्तिशाली योद्धा होगा, जिसने अपनी शक्ति के बल पर पहले मनुष्यों को जीतकर एक कबीले का सरदार बना होगा।
उसके बाद उसने अन्य कबीलों को जीतकर, उसके बाद बड़े समूह को जीतकर राज्य का निर्माण किया होगा और स्वयं को राजा बनाया होगा। तो कुल मिलाकर के इस सिद्धांत का सार जो है पूरा ये है कि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति का सिद्धांत मानता है कि राज्य का निर्माण शक्ति के बल पर हुआ है। पहला व्यक्ति वह होगा जो समाज का शक्तिशाली योद्धा रहा होगा, जिसने अपनी शक्ति के बल पर पहले मनुष्यों को जीता होगा, फिर उसके बाद कबीले का सरदार बना होगा, उसके बाद उसने अन्य कबीलों को जीतकर एक बड़े समूह को जीता होगा और बड़े समूह को जीतकर राज्य का निर्माण किया होगा और स्वयं को राजा बनाया होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? समाजशास्त्री सिद्धांत कहते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत का समर्थन कुछ आधुनिक प्रमुख समाजशास्त्री विचारकों ने भी किया है, इसलिए इसे समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहा जाता है। वहीं शक्ति के सिद्धांत से जुड़ी हुई आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हुए ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक द स्टेट अर्थात राज्य में लिखा है कि, यानी शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हुए ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम द स्टेट है अर्थात राज्य में लिखा है कि राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ऐसे वर्ग संगठन का जन्म केवल युद्ध द्वारा एक राष्ट्र की दूसरे समूहों पर विजय द्वारा ही संभव है। ये शक्ति के सिद्धांत के समर्थन में ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक द स्टेट में ऐसा वर्णन किया है। वहीं डेविड ह्यूम ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्टेट, या कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट भी इस पुस्तक का दूसरा नाम है, उसमें लिखा है उन्होंने कि शासन की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली या प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर आधिपत्य स्थापित किया होगा या स्थापित कर उन पर अपनी हुकूमत थोपी होगी। तो कुल मिलाकर के डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्टेट, जिसे द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इस बात को इन्होंने लिखा है जिसे हिंदी में शासन की उत्पत्ति कहते हैं। उसमें इन्होंने स्पष्ट इस सिद्धांत के समर्थन में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली या प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर आधिपत्य स्थापित किया होगा या स्थापित कर उन पर अपनी हुकूमत थोपी होगी। वहीं आगे डेविड ह्यूम लिखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों द्वारा हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डेविड ह्यूम का इस सिद्धांत के बारे में कि राज्य की उत्पत्ति जो है युद्धों के द्वारा हुई है। वहीं वाल्टेयर कहते हैं कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा होगा और टिट्स्के के अनुसार राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। यह कई बार पूछी गई परिभाषा है कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, ये किसने कहा है? तो राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, ये टिट्स्के ने कहा है और राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत के समर्थन में इस बात को कहा है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है कि नीत्शे ने अतिमानव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि अतिमानव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अतिमानव के सिद्धांत का प्रतिपादन नीत्शे ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। क्या इन्होंने कहा है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है। वहीं थ्रेसिमेकस जो है वो शक्ति के सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक काल में मैकियावेली व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारक जो हैं इस सिद्धांत के समर्थक हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं, तो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। वहीं व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारक भी इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अब राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में देखते हैं। तो भारतीय संदर्भ में आप सभी को बता दें कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनमें शक्ति के सिद्धांत का समर्थन देखने को मिलता है। कौन कौन से ग्रंथों में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उसमें शक्ति के सिद्धांत का समर्थन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का उल्लेख मनु स्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। तो ये थी शक्ति के सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके अर्थ को समझने के लिए जो बहुत ही
कई बुकों से जो सारांश निकाल के आप सभी लोगों के सामने रखा जा रहा है, जिससे आप सभी को ढेर सारी पुस्तकें ना पढ़ना पड़े, एक ही नोट्स और वीडियो सीरीज से आप सभी की तैयारी हो सके और सारे फैक्ट आप सभी को एक ही जगह मिल सके। आप देख लेते हैं शक्ति के सिद्धांत की मान्यताएं या विशेषताएं क्या है। तो पहला पॉइंट है कि राज्य की स्थापना शक्तिशाली पुरुषों द्वारा दुर्बलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुई है, यह इसकी मान्यता है। और इसके समर्थन में लेखक लिखते हैं कि राज्य का जन्म मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाने तथा निर्बल कबीले पर बलशाली कबीले की विजय द्वारा हुआ है। और वहीं लेखक ने स्वीकार किया है कि जो निर्बल व्यक्ति थे, ये जो निर्बलों के कबीले थे, उन पर बलशाली कबीलों ने विजय प्राप्त कर ली है और इस तरीके से कहीं ना कहीं राज्य का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है राज्य का आधार शक्ति है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए ब्लेंडस्ली महोदय लिखते हैं कि बिना शक्ति के ना तो कोई राज्य उत्पन्न होता है और ना ही वह स्थायी रह सकता है। अर्थात ब्लेंडस्ली महोदय राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बिना शक्ति के ना तो कोई राज्य उत्पन्न होता है और ना ही वह स्थायी रह सकता है। अगला पॉइंट है इसकी विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में कि युद्ध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति का प्रतीक है और शक्ति ही न्याय है, यह कहा गया है इसकी मान्यताओं के अंतर्गत। और अब देख लेते हैं राज्य के बारे में कुछ अवधारणाएं, जहां पर प्रश्न आपका 1 नंबर दे करके ही जाएगा, चाहे जिस परीक्षा में आप बैठें। और ना ही यकीन हो रहा है आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, वहां से यहां पर के फैक्ट आपको सीधे मिल जाएंगे। राज्य एक आवश्यक बुराई है। जो व्यक्तिवाद की विचारधारा है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानती है। अर्थात राज्य आवश्यक तो है लेकिन एक बुराई की तरह आवश्यक है। वहीं अराजकतावादी विचारक जो या विचारधारा है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य बुराई है और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। वहीं साम्यवादी विचारकों के अनुसार, अर्थात जो मार्क्सवादी विचारक जिनको हम कहते हैं, वहीं कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति धनी वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के उत्पीड़न के लिए हुई है, या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का एक यंत्र है। वहीं लेनिन महोदय ने भी राज्य के बारे में स्पष्ट किया है कि राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। और जेवेंस के अनुसार यह सिद्ध करने में लेशमात्र कठिनाई नहीं है कि आधुनिक ढंग से सभी राजनीतिक समुदाय अपने अस्तित्व के लिए सफल युद्ध संचालन का परिणाम है। तो कुल मिलाकर के ये आपने प्रमुख विचारकों के मत देख लिए हैं शक्ति के सिद्धांत के बारे में और कुछ राज्य के बारे में उनकी क्या विचारधाराएं हैं उनसे जुड़े हुई। अब देखते हैं शक्ति के सिद्धांत की आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब कोई नया नियम या नई वस्तु बाजार में आती है तो उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी कुछ उसके साथ आता है। कुछ लोग उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, कुछ लोग उसकी बुराइयों को देखते हैं। जो उसकी कमियों या बुराइयों को देखता है वो उसकी आलोचना करता है और जो उसकी अच्छाइयों को देखता है वो लोगों को उसके फायदे या महत्व गिनवाता रहता है। तो शक्ति के सिद्धांत की आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती हैं उसको जान लेते हैं। केवल शक्ति के कारण ही राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। जो लोग ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति केवल और केवल शक्ति के आधार पर हुई है तो ऐसी कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। केवल शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का एक कारण नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है इसकी आलोचना का, राज्य का स्थायी आधार शक्ति कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ विचारकों ने यहां तक कह दिया है कि राज्य की जो स्थायी और अस्तित्व जो है उसका आधार शक्ति ही है। अगर शक्ति नहीं होती तो राज्य का अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तथ्य को काटते हुए ग्रीन महोदय लिखते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। क्या है? शक्ति नहीं वरन इच्छा है। और ये परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है कि पिछले बार के जितने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये पेपर हुए हैं वहां पर यह परिभाषा दसियों बार पूछी गई है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा ग्रीन महोदय की है। अगला पॉइंट जो इसकी आलोचना किस जाती है जिस आधार पे
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। राज्य के शक्ति सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि अगर शक्ति ही सब कुछ है तो ऐसे में राज्य के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शक्ति इतनी हावी हो जाएगी कि व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने, विचार करने और कार्य करने की मौका ही नहीं मिलेगा, और जो शक्तिशाली होगा दूसरे निर्बल को हमेशा सताता रहेगा। वहीं चौथा पॉइंट है विश्व शांति के लिए खतरा। शक्ति के सिद्धांत को जो इसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा युद्धों को प्रेरित कर रहा है, और ऐसे में हमेशा युद्ध होते रहेंगे। तो जो विश्व शांति की बात की जा रही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसे में यह विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र के विरुद्ध। शक्ति का सिद्धांत की सबसे अगर ज्यादा आलोचना की जाती है तो इस आधार पर की जाती है कि जिस तरीके से प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में लोगों को हक और अधिकार प्राप्त है, उस तरीके से शक्ति का सिद्धांत अगर राज्य के आधारभूत रूप में आएगा तो ऐसे में यह प्रजातंत्र लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि शक्ति के आधार पर बार बार सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, और ऐसे में प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ नहीं की जा सकती है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके आधार पर शक्ति के सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो, चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसकी कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं साथियों। तो इसी आधार पे हम शक्ति के सिद्धांत के कुछ महत्व को इंगित करते हैं। इस सिद्धांत की काफी आलोचना होने के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति एक आवश्यक तत्व जरूर रहा है। वर्तमान में राज्य के स्थायित्व का आधार भी शक्ति ही है। राज्य के अंदर कानूनों का पालन करवाने की बात हो, चाहे देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने की बात हो, या उसमें शक्ति ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे में शक्ति के सिद्धांत को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता है, और इसके महत्व को देखते हुए आज भी कहीं ना कहीं यह उपयोगी सिद्ध होता है, लेकिन अगर संतुलित रूप में इसका प्रयोग किया जाए। आधुनिक राजनीतिक विचारकों जैसे लासबेल, फैटलिन, E.H. कार, मार्गेंथाउ, रॉबर्ट डहल आदि ने शक्ति के सिद्धांत को अपने विचारों में केंद्रीय स्थान दिया है। तो कुल मिलाकर के लाख बुराइयां होने के बावजूद भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि शक्ति का सिद्धांत कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, वरना जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं ये अपने विचारों में शक्ति के सिद्धांत को इतना केंद्रीकृत करते हुए स्थान नहीं देते। अब हम देख सकते हैं लासबेल ने इसके महत्व को इंगित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। लासबेल ने यहां तक कह दिया है कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है। वहीं मार्गेंथाउ महोदय कहते हैं कि शक्ति जो है वो राष्ट्रीय हित है। यानी शक्ति के सिद्धांत के महत्व को इंगित करते हुए मार्गेंथाउ महोदय कहते हैं कि शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। और वास्तव में मार्गेंथाउ महोदय की बात अगर आज की समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि यह अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र है तो दूसरे अन्य राष्ट्र जो हैं उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते हैं। वहीं अगर कोई कमजोर राष्ट्र है तो हमेशा शक्तिशाली राष्ट्र उसकी तरफ आंखें जो हैं गड़ाए बैठे रहते हैं, कब मौका मिले और इसको डकार जाए। तो कुल मिलाकर के मार्गेंथाउ महोदय इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शक्ति जो है वो राष्ट्रीय हित है और शक्ति होना आवश्यक है। अतः संपूर्ण विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राज्य में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और हमेशा रहेगा, यदि इसका उचित और विवेकपूर्ण ढंग से तथा जनसाधारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो शक्ति का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। बशर्ते इसके साथ कंडीशन यही जुड़ी है कि जो शक्ति है उसका प्रयोग जो है उचित, विवेकपूर्ण ढंग और जनसाधारण के लिए कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। तो साथियों ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत को डिस्कस किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ परीक्षाओं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल साबित होगी। और उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। अगली वीडियो में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का डिटेल्ड वीडियो लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।